क्या आपको लगता है कि पूरी तैयारी होने के बावजूद भी आपके एग्जाम में नंबर नहीं आते? चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मॉक पेपर्स को एनालाइज करना एग्जैक्टली उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना उन्हें अटेम्प्ट करना। सो यार, सबसे पहले ये सोचते हैं कि पेपर एनालिसिस करना क्यों है, व्हाट इज द एम ऑफ द पेपर एनालिसिस। देखो, पेपर एनालिसिस का एम है कि हमारे को हमारी प्रिपरेशन में जो गैप्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है। अब ये गैप्स का क्या मतलब है यार, हमारे पूरे नंबर तो नहीं आ रहे ना, चाहे हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से हमारे पूरे नंबर नहीं आ रहे। तो इन गैप्स को ढूंढना बेसिकली हमारा पेपर एनालिसिस का एम है। दो तरीके के गैप्स होते हैं बच्चों, एक तो नॉलेज गैप होता है और एक परफॉर्मेंस गैप होता है। नॉलेज गैप क्या होता है? नॉलेज गैप वो होता है जिसमें आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा हुआ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको टॉपिक आता था बट क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, किसी से भी सॉल्व नहीं हो रहा। तो ऐसे गैप्स जो होंगे वो हमारे नॉलेज गैप होंगे, जिसकी वजह से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। दूसरी बात आती है कि परफॉर्मेंस गैप क्या होता है। परफॉर्मेंस गैप में यार कुछ आप सिली मिस्टेक कर देते हो, कुछ आपने कैलकुलेशन एरर कर दी, या फिर आप फॉर्मूला ही भूल गए कि आपको फॉर्मूला नहीं पता कि भाई फॉर्मूला क्या था, या फिर आपको टाइम की कमी पड़ गई कि आपने इसी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दिया जिसकी वजह से आपको कमी पड़ गई टाइम की। तो ये दो तरीके के गैप्स हैं जो हमें ढूंढने हैं अपने एग्जाम के अंदर कि हमारी जो परफॉर्मेंस कम आई या जो हमारे नंबर्स कम आए वो क्यों कम आए। या तो नॉलेज की कमी थी या फिर नॉलेज थी बट परफॉर्मेंस की कमी थी। सो बच्चों, अब हम ये सोचते हैं कि हमें एनालिसिस करना कैसे है। देखो, जनरली क्वेश्चन तीन कैटेगरी में होंगे हमारे पास एग्जाम के अंदर, या तो करेक्ट होंगे या इनकरेक्ट होंगे या फिर अनअटेम्प्टेड होंगे। करेक्ट वालों को तो क्या एनालाइज करोगे आप, बट फिर भी मैं मानता हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम तुक्के मारे होते हैं और वो करेक्ट हो जाते हैं, उसको हमें एनालाइज करना चाहिए कि वो तुक्का मारने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, सो मेक श्योर दे अंडरस्टैंड दैट। बट अगेन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो इनकरेक्ट क्वेश्चंस वाली बात है कि जो हमारे नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस आए उसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग क्यों आई। अब ऐसा हो सकता है कि आपने क्वेश्चन में तुक्का मारा हो, आपको टॉपिक समझ ही नहीं आया हो एक्चुअली में, तो वो आपका एक नॉलेज गैप का पार्ट हो जाएगा कि नॉलेज गैप है। या फिर ऐसा हो सकता हो आपने सब कुछ ठीक किया, कहीं कैलकुलेशन एरर कर दी या फॉर्मूले में एक स्टेप कहीं गलत लगा दिया, कुछ ऐसी तरीके की जो गलती करी वो आपका परफॉर्मेंस गैप का पार्ट हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट करो कितने मार्क्स आपने लूज करे इंक्लूडिंग दैट नेगेटिव मार्क, कि जिसकी वजह से आपका जो नॉलेज गैप में कितने लूज करे और परफॉर्मेंस गैप में कितने मार्क्स लूज करे। सेम बात आप देखो कि जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स अनअटेम्प्टेड का ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ वो देखते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चंस कौन से, नेगेटिव मार्किंग बहुत टेंशन है। मेरे हिसाब से अनअटेम्प्टेड सबसे बड़ी गोल्ड माइन है, इसको बच्चे देख ही नहीं रहे। कुछ क्वेश्चन बच्चे क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन लंबी थी छोड़ दिया, इतना आसान क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बट फिर भी छोड़ देते हैं बच्चे। तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में ढूंढो कि आपको एक्चुअली वो टॉपिक नहीं आता था, या आप डर गए, या फिर आपको उस समय पे पैनिक था, टाइम का प्रेशर था, जिसकी वजह से आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। तो ढूंढो इस बात को कि पेपर में इन दोनों कैटेगरीज में कितना नॉलेज गैप है हमारा और कितना परफॉर्मेंस गैप है। तो यार देखो, अब हमने पेपर को एनालाइज कैसे करना है ये तो सीख लिया। अब हम ये देखते हैं कि एनालाइज करने के बाद करना क्या है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं करेंगे उसके बाद। अब सबसे पहला एक्शन हमारा है हमारे नॉलेज गैप की तरफ। अब नॉलेज गैप में हमारे पास क्या है कि जो क्वेश्चन में हमें बिल्कुल टॉपिक नहीं आता, हमें पूरा चैप्टर ही नहीं पता, उसका हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसको करने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें टॉपिक बहुत छोटा सा है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हम रिवाइज कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम ठीक कर सकते हैं, और जो स्पेसिफिक एरर था उसको हम लिखेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास आती है परफॉर्मेंस गैप वाली कहानी। अब परफॉर्मेंस गैप को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, हमें एक एरर लॉग बुक बनानी है। उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें यह सोचना है कि कौन से क्वेश्चन में किस पॉइंट पे हमें रियलाइज करना था कि अब इस क्वेश्चन को आगे नहीं अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जिस क्वेश्चन को कर रहे हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, किसी और क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया वो प्रॉब्लम है। कोई फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूले में कोई एक छोटा सा नंबर कुछ आप भूल गए हो तो उसको दोबारा से लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला दोबारा जब आएगा तो याद रहेगा कि यार हमने ये गलती करी थी, या कोई सिली मिस्टेक कर दी, कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया, 2 + 4 8 कर दिया, तो वहां पे उसे लिखना है कि यार ये गलती करी थी। तो जब आप इस एरर लॉग बुक को बार बार रीड करोगे, हर एग्जाम से पहले रीड करोगे, तो दिमाग में धीरे धीरे एक आइडिया बनने लग जाएगा कि यार ये गलती करता हूं मैं और उन गलतियों को दोबारा नहीं करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको सिर्फ एक बार नहीं करना, बार बार करना है। दोबारा से टेस्ट दोगे, दोबारा से उसे इस पूरे प्रोसेस के हिसाब से एनालाइज भी करोगे, और जो एनालाइज करोगे तो ये इवैल्यूएट करना कि आपके नॉलेज गैप
और परफॉर्मेंस गैप एक्सपैंड हो रहे हैं या श्रिंक हो रहे हैं। जब 2-3 टेस्टों का एनालिसिस कर लोगे तो आपको गैप श्रिंक होते हुए नजर आने लग जाएंगे, और फिर उसके बाद आप अपने ट्रू पोटेंशियल की तरफ चले जाओ। तो जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम होगा उस दिन आप अपने एक्चुअल पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म कर रहे होगे। बच्चों, मेरे अंदर भी ये स्किल थी कि जो मेरा एग्जाम था उसमें मैंने अपने एक्चुअल पोटेंशियल पे परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से मेरी AIR 15 आई थी। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बट उनकी परफॉर्मेंस मेरे जितनी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं किया था। So I hope this video has helped you out. All the best बच्चों, keep rocking, keep learning.